गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अवनीश कुमार सिंह आज फिर से आप लोगों के सामने एक बार कक्षा 12 का बितान भाग 2 से डायरी के पन्ने चैप्टर का 7वां भाग वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ। पिछले भाग में आपने देखा कि किस प्रकार से एन फ्रैंक जिक्र करती है कि यहाँ हमें सुनने के लिए कुछ नया नहीं मिल रहा है, वही पुरानी खबरें, वही पुरानी कहानियाँ, वही पुरानी किस्से, वही पुराने चुटकुले, मम्मी और मिसेज वानदान के, मिस्टर डसल के बातें वही हमें सुनने को मिल रहा है, कुछ नया यहाँ पर है नहीं। यहाँ तक हुआ था। अब हम आगे चलते हैं 29 मार्च 1944। 29 मार्च 1944 कहती मेरी प्यारी किट्टी, कैबिनेट मंत्री मिस्टर बोल्के स्टीन ने लंदन से डच प्रसारण में कहा कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरियों और पत्रों का संग्रह किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने रेडियो से प्रसारण करवाया कि युद्ध के बाद युद्ध से संबंधित जो डायरी है या पत्र है उनका संग्रह किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा। फिर क्या था, हर कोई मेरी डायरी पर झपट पड़ा। सोचो ये कितना दिलचस्प होगा जब मैं इस गुप्त एनेक्सी के बारे में छपवाऊंगी। उसका शीर्षक ही ऐसा होगा कि लोग उसे एक जासूसी कहानी समझेंगे। मतलब सब उसकी डायरी की तरह झपटने लगे कि मैं छपाऊंगा, मैं छपाऊंगा, मेरा नाम आएगा। सो कितना अजीब होगा। मैं सही बात बता रही हूँ। युद्ध के 10 साल बाद लोग इससे कितना चकित होंगे कि जब उन्हें पता चलेगा कि हम लोग कैसे रहते थे, हम क्या खाते थे और यहूदियों के रूप में या अज्ञातवास में हम क्या क्या बातें करते थे। उस डायरी से निश्चित ही लोगों को पता चलेगा यही कि अज्ञातवास में ये लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, कैसे दिन गुजारते थे और क्या क्या बातें होती थी। हालांकि मैं तुम्हें इस जीवन के बारे में काफ़ी कुछ बता चुकी हूँ कि यहाँ क्या क्या हो रहा है, कैसे हम लोग रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं। फिर भी तुम अभी भी थोड़ा सा ही जान पाई हो कि अभी भी तुम्हें बहुत सारी बातें नहीं पता चली हैं। हवाई हमले के दौरान औरतें कैसी डर जाती हैं। अब देखो ना, पिछले रविवार जब 350 ब्रिटिश यानों ने इज़्मुइडेन पर 550 टन गोला बारूद बरसाया तो हमारे घर ऐसे कांप रहे थे जैसे हवा में घास की पत्तियां, या हमारे इन घरों में कैसी महामारियां फैली हुई। देखिए तो अभी तुम कहाँ जाके, अभी तो नॉर्मल बातें सुन रही हो। अब हमले की बात देखो कि पिछले रविवार ही इज़्मुइडेन एक शहर है, वहाँ पर 350 वायुयान आए और 550 टन गोला बारूद दागना शुरू किया। पूरा शहर तबाह, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हिल रही हैं। सोचो कि कैसा हालत रहा होगा, कैसी महामारी रही होगी। तुम्हें इस सब की कुछ खबर नहीं है, या तुम्हें इन सब की कुछ खबर नहीं है। सब कुछ तुम्हें बताने में पूरा दिन लग जाएगा। लोगों को सब्जियों और सभी प्रकार के सामानों के लिए लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। यानी सब्जी वगैरह लेना है तो सब में लाइन लग रहा है। डॉक्टर अपने मरीजों को नहीं देख पाते क्योंकि उन्हें पीठ मोड़ी नहीं कि उनकी कारें और मोटरसाइकिलें चुरा ली जाती हैं। चोरी चकारी इतनी बढ़ गई है कि डच लोगों में अंगूठी पहनने का रिवाज तक नहीं रह गया।
मतलब इतनी भूखमरी आ गई, इतनी महामारी आ गई कि लोगों के पास कुछ नहीं है तो चोरी कर रहे हैं, घरों की खिड़कियां दरवाजे घरों में घुस जा रहे हैं, कोई अपना घर नहीं छोड़ता था। एक जा रहा है सब्जी राशन लाने तो एक घर में है। डॉक्टर मरीजों को नहीं देखते थे क्योंकि मरीज देखने में जहाँ मशगूल हो कि उनकी गाड़ी वगैरह चोरी, घड़ी चेन अंगूठी तो दिन दहाड़े छीन लेते थे। तो लोग अंगूठी पहनना छोड़ दिए थे, रिंग पहनना छोड़ दिए थे, चेन पहनना छोड़ दिए थे। छोटे छोटे बच्चे 8-8-10 बरस के होंगे, लेकिन लोगों के घरों की खिड़कियां तोड़कर घुस जाते हैं और जो भी हाथ लगा उठा ले जाते हैं। यानी छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े लोग, 8-8-10-10 साल के बच्चे लोगों के घरों की खिड़कियां तोड़ के पतला सा और उसमें घुस जाते हैं और जो भी हाथ लगता है उसको लेकर के निकल लेते हैं। लोग 5 मिनट के लिए भी अपना घर छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं। 5 मिनट के लिए भी घर नहीं छोड़ सकते, नहीं तो पूरा घर गायब हो जाएगा। क्योंकि लौटने पर उन्हें घर में झाड़ू फ्री मिलेगी। झाड़ू फ्री मुहावरा है। झाड़ू फेरना मतलब कि सब कुछ गायब हो जाना, उम्मीदों पर पानी फेर देना। चोरी गए टाइपराइटरों, ईरानी कालीनों, बिजली से चलने वाली घड़ियों, कपड़ों आदि को लौटाने के लिए अखबारों में इनाम के विज्ञापन आए दिन पढ़ने को मिलते थे। किसी का आजीविका है, टाइपराइटर से चल रहा है, तो कहा भाई जो दे देगा टाइपराइटर, ये टाइपराइटर चोरी हो गया है, जो बताएगा उसे इनाम दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक से चलने वाली घड़ी, महंगे कालीन, कपड़े आदि, उनको वापस करने के लिए अखबारों में विज्ञापन निकलते थे कि जो भी लाएगा उन्हें इनाम दिया जाएगा। गली गली नुक्कड़ों पर लगी बिजली से चलने वाली घड़ियां लोग उतार ले गए। शहरों में, लखनऊ वगैरह में, बड़े शहरों में तो चौराहों पर घड़ी लगी होती है, घंटा घर है, लोग वो सब खोल ले गए। सरकारी संपत्तियां, प्राइवेट संपत्तियां, जो भी मिलता था। और सार्वजनिक टेलीफोनों का पुर्जा गायब हो चुका है। टेलीफोन बूथ। डचों की नैतिकता अच्छी नहीं है, सब भूखे हैं। नकली कॉफ़ी को छोड़ दे तो एक हफ्ते का राशन 2 दिन भी नहीं चल पाता है। अभी और क्या देखना बाकी है? पुरुषों को जर्मनी भेजा जा रहा है, बच्चे बीमार हैं या फिर भूख से बेहाल हैं। कह रहे हैं कि वहाँ पर जो डच लोग हैं उनकी नैतिकता अच्छी नहीं है, उनके नीति नियम अच्छे नहीं है। अब वो सब चोरी चमार बेईमानी चकारी पर उतर आए हैं। मतलब नकली कॉफ़ी रखिए, नकली, वो भी ओरिजिनल नहीं। और या तो उनके पास 2 दिन का खाने भर का राशन नहीं है, सभी लोग भूख से बेहाल हैं, बच्चे बीमार हैं। जो पुरुष हैं वो जर्मनी भेजे जा रहे हैं वहाँ से लड़ने के लिए। सब लोग फटे पुराने कपड़े और घिसे पीटे जूते पहनकर काम चला रहे हैं। ब्लैक मार्केट में जूते का नया तला 7.5 गिल्डर का मिलता है। इसके अलावा बहुत कम मोची मरम्मत का काम कर रहे हैं। यदि वे करते भी हैं तो 4 महीने इंतजार करना पड़ेगा और इस बीच जूता गायब हो चुका होगा। यानी कि लोग जूतों की मरम्मत कराने के लिए भीड़ लगा हुआ है, लाइन लगा हुआ है। नया जूता खरीदने का पैसा नहीं है। 7.5 रुपये में जूते का तल्ला लग रहा है, और वो भी इतनी लाइन की 4-4 महीने तक लाइन लगी हुई है। अब तब तक आएंगे तो पता चलेगा कि आपका जूता मिलेगा नहीं, गायब हो गया। इसका एक लाभ यह भी हुआ है, खाना जितना खराब होता जा रहा है बिक्री उतनी भी गंभीर हो रही है। भाई जाहिर सी बात है कि अगर भूख लगा है तो कैसा भी हो हमें वह अच्छा ही लगेगा। सरकारी लोगों पर हमले की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। क्या करेगा? जब आदमी ऊब जाएगा तो वो गवर्नमेंट ऑफिसर जो होते हैं उन पर ही हमला कर देते हैं। नहीं, अभी देखिए कोरोना महामारी जो आया है, पुलिस अगर पकड़ने जाती है तो पुलिस पे ही हमला कर देते हैं लोग। खाद्य कार्यालय, पुलिस अधिकारी सभी या तो अपने साथी नागरिकों की मदद कर रहे हैं या उन पर कोई आरोप लगाकर जेल भेज देते हैं।
सौभाग्य से बहुत कम डच लोग गलत पक्ष में हैं। जो अधिकारी हैं या तो अपने दोस्त मित्रों को दे रहे हैं, या तो दूसरे लोग अगर नियम कानून झाड़ेंगे तो उनको किसी न किसी मुकदमा में फंसा करके जेल कर देंगे। तुम्हारी है मंगलवार 11 अप्रैल 1944। मेरी प्यारी किट्टी, मेरा सिर घूम रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूँ। गुरुवार जब मैंने तुम्हें पिछली बार लिखा था सब कुछ ठीक ठाक था। शुक्रवार गुड फ्राइडे हम मोनोपोली खेल रहे थे। शनिवार भी हम यही खेल खेले। दिन पता ही नहीं चला। मोनोपोली एकाधिकार वाला है। एकाधिकार यानी जिसमें एक ही राजा होता है। शनिवार कोई 2 बजे का वक्त रहा होगा, तेज गोलाबारी शुरू हो गई। मशीन गनें चल रही थी। मर्द लोगों का यही कहना था कि बाकी लोगों के लिए सब कुछ शांत था। लोग कह रहे थे, जो आदमी थे, कि आज बहुत भयंकर युद्ध चल रहा है, गोलीबार चल रहा है। लेकिन इन लोगों को कुछ पता नहीं चल रहा था, क्योंकि खिड़कियां सब बंद था तो अंदर सुनाई नहीं दे रहा था। आदमी लोग तो बाहर से जाकर घूम घाम के सुन ले रहे थे। रविवार दोपहर के वक्त मेरे आमंत्रण पर पीटर 4:30 बजे मुझसे मिलने के लिए आया। पीटर इनका बॉयफ्रेंड था इनका, इसने बुलाया था। वो आया 4:30 बजे। 5:15 बजे हम ऊपर सामने वाली अटारी पर चले गए। वहाँ हम 6 बजे तक रहे। 6 बजे से 7:15 बजे तक रेडियो पर बहुत ही खूबसूरत मोहताज संगीत बज रहा था, मधुर संगीत बज रहा था। मुझे रात्रि राग बहुत ही भले लगे। मैं रसोई में तो संगीत सुन ही नहीं पाती, क्योंकि दिव्य संगीत मेरी आत्मा की गहराइयों में उतरता चला जाता है। यानी अगर किचन में ये संगीत सुनने लगी तो खाना वाना सब जल जाएगा, कुछ पकेगा या नहीं पकेगा, कच्चा रह जाएगा या जल जाएगा, कोई ठिकाना नहीं। क्योंकि ये संगीत सुनती है तो उसी में खो जाती है। बाकी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इससे कोई लेना देना उसका नहीं रह जाता। रविवार के दिन पीटर स्नान नहीं कर पाया था। नहाने का टब नीचे ऑफिस में गंदे कपड़ों से भरा हुआ रखा था। पीटर मिस्टर वांदन का लड़का था और इसका बॉयफ्रेंड था। स्नान कर पाने पर, क्योंकि जो टब था उसमें गंदे कपड़े रखे थे। हम दोनों ऊपर अटारी पर एक साथ गए। हम दोनों आराम से बैठ सकें इसलिए मुझे जो भी कुशन सामने नज़र आया मैं ऊपर लेती चली गई। कुशन जो नहीं होता है, डमरू की तरह बैठने वाला होता है, जो डमरू की तरह होता है, रख कर उस पर लोग बैठते हैं। तो वहाँ चल के हम आराम से बैठे, तो जो भी उसे मिला वो लेकर के चली गई। चटाई, हम एक पेटी पर बैठ गए। अब हुआ यह कि एक तो वह पेटी बहुत छोटी थी और दूसरे कुशन भी छोटा सा है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत सट कर बैठे हुए थे। सहारा लेने के लिए हमारे पीछे 2 और पेटियां थी। मौसी हमें कंपनी देने के लिए हमारे साथ थी। मौसी बिल्ली उनकी। ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एकदम सट के एक साथ बैठे थे। अचानक 8:45 बजे मिस्टर वानदान ने सीटी बजाई और पूछा कि यहीं कहीं हम मिस्टर डसर का कुशन तो नहीं ले आए। अब नीचे हल्ला मच गया। मिस्टर वानदान ने जानते थे कि ये दोनों ऊपर हैं। सीटी बजाई कि भाई कहीं कोई इनका कुशन तो नहीं ले गया है गलती से। हम कूदे और कुशन लेकर सीधे नीचे आ गए। बिल्ली और मिस्टर वानदान हमारे साथ थे। यह कुशन ही सारे झगड़े का जड़ था। ये वो लोग वहाँ से कूदे, बिल्ली और वानदान सब साथ साथ आ रहे थे। पीटर वानदान, ये कुशन झगड़ा शुरू हो गया था। मिस्टर डसल एकदम पूरा मकान सर पर उठा लिए थे। डसल इसलिए खफा थे कि मैं वो तकिया उठा लाई थी जिसे वे कुशन की तरह इस्तेमाल करते थे। उन्हें डर था कि उनके तकिए पर पिस्सू चिपक जाएंगे। उन्होंने सारे घर को सिर पर उठा रखा था
क्योंकि हम उनका कुशन उठा लाए थे। पीसू यानी कि बिल्ली का लैट्रिन, कि कहीं उसमें लैट्रिन वैट्रिन न लग जाए, वो तकिए को ही कुशन के रूप में इस्तेमाल करते थे। बदला लेने की नीयत से पीटर और मैंने उनके बिस्तर में 2 कड़े ब्रश घुसेड़ दिए, लेकिन जब मिस्टर डसल ने तय किया कि जाकर अपने कमरे में बैठेंगे तो हमें ये ब्रश निकाल लेना पड़ा। फिर इन दोनों को, पीटर और इसको, बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि आज इनको हम मज़ा चखाते हैं। इनके बिस्तर के नीचे कड़ा ब्रश डाल दिया कि सोएंगे तो धंसेगा। फिर जब ये जाने लगे तो इन सब डर गए, जानते थे कि पकड़ जाएंगे हम ही लोग मार खाएंगे, तो जाके तुरंत उसको निकाल दिए उनके सोने से पहले। इस छोटे से प्रहसन पर हंसते हंसते लोटपोट हो गए हम। यही प्रहसन, कॉमिक, चुटकुला, हंसते हंसते लोट हो गए। लेकिन हमारा हंसी मजाक जल्दी ही खत्म हो गया। कहते लेकिन हमारा जो हंसी मजाक है वो जल्दी ही खत्म हो गया है, क्योंकि 9:30 बजे पीटर ने हौले से दरवाज़ा खटखटाया और पापा से कहा कि वे ज़रा ऊपर आए, उसे अंग्रेजी के एक कठिन वाक्य में दिक्कत आ रही है। पीटर इनके पापा का दरवाज़ा खटखटाया कि अंकल ज़रा ऊपर आइए। ये तो गुप्त बात थी, लेकिन बहाना किया कि मुझे अंग्रेजी का एक शब्द नहीं आ रहा, मीनिंग नहीं आ रहा है। मुझे तो दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है नहीं करें, मुझे दाल में कुछ काला नज़र आ रही है। मैंने मार्गोट से कहा, तय है पीटर ने किसी और बहाने से यह बात कही है। ये तो पक्का है कि पीटर ने कोई और बहाना लेकर के यह बात कहा है कि ऊपर आइए। जिस तरीके से मर्द लोग बात कर रहे हैं, मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि सेंधमारी हो रही थी, कि कहीं न कहीं कोई खुफिया बात चल रही थी। मार्गोट, माँ, मिसेज वांदान और मैं ऊपर इंतज़ार करते रहे। 4 डरी सहमी औरतें बातें ही तो कर सकती थी। जब तक हमने नीचे जोर का एक धक्का मारा धमाका नहीं सुना, हम बातों में लगे ही रहे। नीचे मतलब चोरी हो रहा था, इनके घर में सेंध मारा जा रहा था। सेंध मारना मतलब कि दीवार को तोड़ करके अंदर घुस करके चोरी कर लेना। सभी जितने चारों आदमी थे वो सब नीचे गए थे, मिस्टर डसल, वांदान, पीटर और उनके पापा। ये लोग आपस में बात, क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ, क्या क्यों गए हैं लोग, डर। तब तक एक जोर का धमाका हुआ। मेरा सोचना सही था। उसी वक्त गोदाम में सब कुछ शांत हो गया। घड़ी में 9:45 बजे। हमारे चेहरे का रंग उड़ चुका था। इसके बावजूद कि हम डरे हुए थे, हम शांत बने रहे। आदमी लोग कहाँ थे, ये धमाके की बात कैसी थी, क्या वे लोग सेंधमारों के साथ लड़ रहे थे, हम डर के मारे सोच भी नहीं पा रहे थे। हम सिर्फ इंतज़ार ही कर सकते थे। 10 बजे सीढ़ियों पर कदमों की आवाज़ आई। पापा का चेहरा पीला पड़ चुका था, वे नर्वस थे। पहले वे भीतर आए, उनके पीछे मिस्टर वांदान, बत्तियां बंद कर दो, दबे पांव ऊपर वाली मंजिल पर चले जाओ, पुलिस के आने की आशंका है। क्योंकि ये जब टूटा था तो आवाज़ होगा तो हो सकता है कि पुलिस आ जाए, भाई क्या हुआ क्या हुआ, और पुलिस आ जाएगी तो बात खतरे में पड़ जाएगी। एकदम बत्ती बंद करो, सब लोग शांत रहो, अब डरने का वक्त भी नहीं है बचा। बत्तियां बुझा दी गई। मैंने फुटपाथ पर एक जैकेट उठाई और हम जाकर बैठ गए। फटाफट एक जैकेट उठाई और जाकर ऊपर बैठ गए। हमें कुछ भी बताने वाला कोई भी नहीं था। मर्द लोग वापस नीचे जा चुके थे। वे चारों 10 बजे कर 10 मिनट तक वापस ही नहीं आए। 2 लोग पीटर की खुली खिड़की में से निगाह रखे हुए थे। सीढ़ियों के बीच वाले दरवाजा पर ताला जड़ दिया गया था। यानी कि जो लोग नीचे थे, कुछ लोग पीटर के ऊपर से ही देख रहे हैं। दरवाज़ा बंद कर दिया गया, ताला लगा दिया गया था। बुक केस बंद कर दिया गया था। हमने रात को जलाई जाने वाली बत्ती पर एक स्वेटर डाल दिया। अब उन्होंने हमें सब कुछ बताया कि क्या हुआ था।
पीटर अभी सीढ़ियों पर ही था जब उसने जोर के 2 धमाके सुने। वह नीचे गया तो देखता क्या है कि गोदाम के दरवाजे में से कोई बाईं तरफ का आधा फट्टा गायब है। वह लपक कर ऊपर आया और होमगार्ड्स को चौकन्ना किया। वे चारों लपके नीचे गए। जब वे गोदाम में पहुंचे तो सेंधमार अपने धंधे में लगे हुए थे। बिना सोचे समझे मिस्टर वान दान चिल्लाए, पुलिस! बाहर भागने की आवाज़ें आई। सेंधमार भाग चुके थे। फट्टे को दोबारा उसी जगह पर लगाया गया ताकि पुलिस को इस गैप का पता न चले। लेकिन अभी एक पल भी नहीं बीता था कि फट्टा फिर वापस नीचे गिरा दिया गया। पुरुष लोग सेंधमारी की ढिठाई पर हैरान थे। मिस्टर वान दान और पीटर गुस्से के मारे थरथराने लगे। मिस्टर वान दान ने दरवाजे पर कुल्हाड़ी का एक जोरदार प्रहार किया। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। मतलब लोग देखे कि दरवाज़ा आधा टूटा हुआ है, उसमें सेंधमारी चल रही है, चोर चोरी कर रहे हैं। तो ये लोग बाहर से बोले पुलिस, वो सब भाग गए। फिर ये लोग दरवाजे को सही किए। लेकिन अभी सही करके ऊपर जा रहे तब तक फिर चोर वही आ गए। बड़े ढीठ थे, मनबड़ थे। फिर ये लोग अब क्या करें? एक कुल्हाड़ी मारा, सब कुछ शांत। उसके बाद सब कुछ शांत। एक बार फिर फट्टे को उसकी जगह पर जमाया गया और एक बार फिर उनका यह प्रयास निसफल कर दिया गया। बाहर की तरफ एक आदमी और एक औरत टार्च की रोशनी फेंकते दिखाई दिए। क्या मुसीबत है? उन आदमियों में से एक गुनगुनाया। बाहर 2 टहल रहे हैं, बाकी चोरी करें। कहते क्या मुसीबत है, ये सब कहाँ से आ जा रहे हैं? लेकिन अब संकट यह था कि उनकी भूमिकाएं बदल चुकी थी। अब वे पुलिस के बजाय सेंधमारों वाली हालत में आ गए थे। चारों लपक कर ऊपर आए। डसल और मिस्टर वान दान ने डसल साहब की किताबें उठाई। पीटर ने दरवाज़ा खोला, रसोई तथा प्राइवेट ऑफिस की खिड़कियां खोली, फ़ोन को नीचे फर्श पर पटका और आखिरकार चारों बुककेस के पीछे पहुंचने में सफल हो गए। तुम्हारी ऐ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब फिर अगले दिन अगले वीडियो में मैं अगला भाग लेकर के वापस आऊँगा। धन्यवाद।